अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अच्छा जी, तो हम बेसिकली लंग्स के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज हैं वो डिटेल में पढ़ चुके हैं। जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज थी उसमें क्या क्या था हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसमें अस्थमा था, उसमें ब्रोंकिएक्टेसिस था, उसमें एम्फाइसीमा था, उसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस था। आज जो टॉपिक है वो है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज। ठीक है। अब जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज हैं इस पे बात करने से पहले हम जरा एक मिसाल के जरिए से अपने नॉर्मल लंग्स को समझ लेते हैं। देखो, जब नॉर्मल इंसान ब्रीदिंग इन करता है यानी इंस्पायरेशन करता है, ठीक है, तो ईयर जो है वो कहाँ जाती है? लंग्स के अंदर जाती है ना। यस तो सर। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं यानी इनहेलेशन करते हैं तो ईयर जो है वो ये ईयर वे के जरिए से लंग्स में आती है। बलून को, गुब्बारे को आप ऐसे समझ लो जैसे ये लंग्स है। तो जब आप इंस्पायरेशन करते हो तो इस गुब्बारे यानी लंग्स के अंदर ईयर आती है, जिसकी वजह से ये गुब्बारा यानी ये लंग्स क्या हो जाते हैं? एक्सपेंड हो जाते हैं। और जब हम एक्सपायरेशन करते हैं यानी ब्रीदिंग आउट करते हैं, ईयर को बाहर निकालते हैं, तो यही लंग जो एक्सपेंड हुआ था अब ये क्या हो जाता है? कोलैप्स हो जाता है। और ईयर जो है वो इससे निकल के बाहर निकल, इस तरह होता है ना। यस सर। यस सर। तो ये नॉर्मल लंग्स में इस तरह होता है। इनहेलेशन में लंग्स एक्सपैंड होते हैं, एक्सहेलेशन में लंग कोलैप्स होते हैं। अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस हमने पढ़े हैं, मिसाल के तौर पर अस्थमा और एम्फाइसीमा। इनमें क्या प्रॉब्लम होती थी? इनमें प्रॉब्लम ये होती थी कि ईयर बाहर नहीं जाती थी, ईयर बाहर इजीली नहीं जाती थी। यानी एक्सपायर करने में क्या था? प्रॉब्लम था। बहुत था। प्रॉब्लम इन एक्सपायरेशन यानी ईयर को बाहर किक आउट करने में मसला था। जैसे ये लंग ईयर से फिल हो चुके थे, ये गुब्बारा फिल हो चुका था इनहेलेशन में। लेकिन जब हम एक्सपायरेशन कर रहे थे तो लेट सपोज जो अस्थमा है उस अस्थमा में ईयर वे क्या हो जाती थी? कंस्ट्रिक्टेड हो जाती थी ना, इसके अंदर म्यूकस जमा हो जाता था, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती थी। अब इसके अंदर ईयर को निकालना मुश्किल है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस में आप ब्रीथिंग आउट जब करते हो तो ये प्रॉब्लमेटिक होती है, यानी एक्सपायरेशन प्रॉब्लमेटिक होती है। पढ़ा था ना हमने। यस सर। एम्फाइसीमा हमने पढ़ा था। एम्फाइसीमा भी एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। उसमें क्या होता है? उसमें ईयरवे ठीक होती है। देखो, ईयरवे ठीक है, ब्रोंकाई वगैरह ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ होती थी एम्फाइसीमा में, अगर आप लोगों को याद हो? रेस्पिरेटरी एसिनेस में। वेरी गुड, रेस्पिरेटरी एसिनस में। तो जो रेस्पिरेटरी एसिनस साल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये ये यहाँ पे प्रॉब्लम डिजिटल टू थी। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। हाँ, उसके उससे नीचे टर्मिनल ब्रोंक्यूल से नीचे यानी डायस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो एल्विलाई हैं, यानी एल्वियोलर सेक्स यानी एल्विलाई, जो एल्वियोलर डक्ट हैं और जो इनमें प्रॉब्लम थी ना। यानी इनमें जो रास्ता है, ईयरवे है, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। नो सर। तो इसी को आप समझें यहाँ पे। जो एम्फाइसीमा है, एम्फाइसीमा में जो ब्रोंकाई वगैरह है वो तो ठीक है, लेकिन रेस्पिरेटरी एसिनस, इसमें ब्रोंक्यूल्स आते हैं, सॉरी जिसमें एल्विलाई आते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है। और उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? डायलेटेशन हो जाती है वहां पे, जिसकी वजह से वो सही तरीके से पे कोलैप्स नहीं हो सकते। तो वो जब सही तरीके से कंस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते तो ईयर को बाहर नहीं निकाल सकते। तो एम्फाइसीमा में यूं समझो कि आपका जो रेस्पिरेटरी एसिनस है, जो लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी एसिनस है, प्रॉब्लम वहां पे होती है। वो डायलेटेड हो जाता है। वो वो जो है वो सही तरीके से कोलैप्स नहीं हो सकते, यानी ईयर उसके अंदर आती है। यानी जब आप इस पेपर बैग में, बेकरी का जो लिफाफा है, इसके अंदर जब ईयर जाते हो, डालते हो, तो ये इजीली ईयर के अंदर डालने की वजह से एक्सपेंड हो जाता है। लेकिन क्या ये बैग खुद ब खुद फिर कोलैप्स हो सकता है? ये जो लिफाफा है क्या ये खुद ब खुद इजीली कोलैप्स हो सकता है? नहीं हो सकता।
तो जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, जो एम्फाइसीमा के पेशेंट होते हैं, ये जब एक्सपायरेशन करते हैं तो उनका लंग्स इस लिफाफे वाले कागज वाले लिफाफे की तरह इस मिसाल में समझो कि इस तरह हो जाता है कि इसके अंदर जब ईयर आती है तो ये एक्सपैंड हो जाता है, लेकिन ईयर इससे खुद ब खुद बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है, यानी ईयर के बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है। वही प्रॉब्लम किस में होती है? एक्सपायरेशन में। तो जिस तरह अस्थमा में एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम थी, लेकिन वजह ये थी कि ब्रो जो ईयर वे है इसमें मसला था, इसी तरह एम्फाइसीमा में भी एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन वजह ये है कि रेस्पिरेटरी एसिनस में मसला। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो अस्थमा हो चाहे वो एम्फाइसीमा हो। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब हम आते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज की तरफ। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज को ऐसे समझो कि इस बंदे का जो लंग्स है ना, ये स्पंज की तरह हो जाता है। किसकी तरह हो जाता है? स्पंज की तरह हो जाता है। यानी ये लेट सपोज ईयर वे है और ये लेट सपोज एल्विलाई, ये ईयर वे है और ये लेट सपोज एल्विलाई है। अब इनके दरमियान में ये जो जगह है जिसके अंदर इन एल्विलाइज ने एक्सपेंड होना था, यानी जब यहाँ पे इनके अंदर ईयर आनी थी तो ये एल्विलाई क्या होते थे? ये जो इनके दरमियान में ये खाली जगह है, इस खाली जगह में ये क्या हो जाते थे? एक्सपेंड हो Expand. जाते थे। जिस तरह गुब्बारा फूलता है ना, तो वो गुब्बारे को जब फूलते हो आप तो इर्द गिर्द के लिए आपको जगह चाहिए ना, तो इस जगह में इस जिसको हम कहते थे इंटरस्टिशियम, इस इंटरस्टिशियम में ये एक्सपेंड हो जाते थे। जिस बंदे को रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो जाए उसमें जो इंटरस्टिशियम है इसके अंदर क्या हो जाती है? या Fibrosis. इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है या बाहर प्रॉब्लम होती है, फिर हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी और इंट्रा पल्मोनरी। लेकिन यहाँ पे इंटरस्टिशियम में जब प्रॉब्लम होगी तो क्या इस एल्विलाई को आप सही तरीके से इस गुब्बारे को भर सकोगे? No, sir. नो। तो अब प्रॉब्लम किस में है? Interstitial. इंस्पायरेशन में प्रॉब्लम है। यानी आप ईयर को जब इंस्पायर करते हो इन एल्विलाई को एक्सपेंड करने के लिए, खोलने के लिए, तो ये एल्विलाई सही तरीके से एक्सपेंड नहीं हो सकते क्योंकि इनके इर्द गिर्द जो इंटरस्टिशियम है वो अब फाइब्रोटिक हो चुका है, वो इनको जगह नहीं दे रहा, तो इसलिए इन लोगों को इंस्पायरेशन में प्रॉब्लम होगी। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस थी उनमें प्रॉब्लम क्या थी? एक्सपायरेशन में थी। जबकि जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस हैं इनमें प्रॉब्लम किस में है? इंस्पायरेशन में है। Inspiration. एक तो मैं ये क्लियर करना चाहता था ये पॉइंट। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज जैसे मैंने कल भी बताया था कि ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज है, ये एक बीमारी नहीं है, मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिनमें लंग्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। किस चीज से? एक्सपेंड होने से, यानी इनको आप सही तरीके से एक्सपेंड नहीं कर पाते। इस तरह आप गुब्बारे को के अंदर हवा डालते थे तो वो फूल जाता था ना, एक्सपैंड हो जाता था। तो जिन लोगों को रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज हो जाती है उनका लंग सही तरीके से एक्सपैंड नहीं हो सकता। तो जब एक्सपैंड नहीं हो सकता इसका मतलब उनके अंदर वाफिर मिकदार में ईयर अंदर नहीं जा सकती, यानी दे आर अनएबल टू गेट मोर ईयर इनसाइड। तो जब अंदर ईयर वाफिर मिकदार में नहीं जाएगी तो लंग वॉल्यूम्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो Come. जाएंगे, क्योंकि इस बंदे के लंग्स के अंदर फ्लूइड हवा जो है वो बहुत थोड़ी जा रही है। तो ये जो है इसकी फोर्थ वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी ये डिक्रीज हो जाएगी। और जो FeV1 बटा हुआ FVC रेशियो है जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज में कम हुई थी, इनमें ये या ज्यादा हो जाती है या नॉर्मल होती है, इसको हम आगे बात करेंगे। लंग डिजीजेज जैसे मैंने बताया आप लोगों को या ऑब्स्ट्रक्टिव होंगे या रिस्ट्रिक्टिव होंगे। हमने डिटेल में पढ़ा कि ऑब्स्ट्रक्टिव में प्रॉब्लम ये होती है कि इनको एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम होती है, दे कैन नॉट गेट द ईयर आउट, ईयर को बाहर नहीं निकाल सकते। इन रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेज में क्या प्रॉब्लम होती है? दे कैन नॉट गेट द ईयर इन। अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज की एग्जांपल ये हैं, हम पढ़ चुके हैं, अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ब्रोंकिक्टेसिस और ब्रोंकियलाइटिस। इसमें जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा है इन दोनों को मिला के COPD कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज हैं इसको हमने मजीद दो में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, ये जो रिस्ट्रिक्शन हुई है ये लंग्स के प्रॉब्लम की वजह से हुई है या लंग्स के अलावा कोई और प्रॉब्लम है? क्योंकि हमें पता है कि लेट सपोज अगर ये किसी एक बंदे का नॉर्मल लंग्स है तो इसको के अंदर जब ईयर जाती है और ये लंग एक्सपेंड होता है तो इसकी जो एक्सपेंशन है इसमें मुख्तलिफ चीजों का रोल होता है, जैसे मसल
यानी नीचे जो डायाफ्राम पड़ा हुआ है उसका रोल होता है, डायाफ्राम के पास जो नर्व सप्लाई आई हुई है उसका रोल होता है। दूसरा, एल्विलाई के इर्द गिर्द जो इंटरस्टिशियम है उसका रोल होता है। ये लेट सपोज एल्विलाई है ना, तो एल्विलाई के दरमियान में ये जो इंटरस्टिशियम है इसका भी रोल होता है ना सबका। बिल्कुल तो होता इस है सर, बेस पे होता है। हमने रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज को दो में डिवाइड किया हुआ है। प्रॉब्लम लंग्स में है, अगर प्रॉब्लम लंग्स में है, लंग्स के इंटरस्टिशियम में प्रॉब्लम है, तो हम कहेंगे कि ये कौन सा रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, पल्मोनरी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। और अगर प्रॉब्लम लंग्स में ना हो बल्कि मसल्स में या न्यूरॉन्स में या चेस्ट की दीवार में, ये बाहर जो चेस्ट की दीवार है ना, अगर प्रॉब्लम चेस्ट की दीवार में हो तो हम कहेंगे कि ये कौन सी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी। यानी पल्मोनरी यानी लंग्स के अलावा कोई और मसला है। तो लंग्स के अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या तो चेस्ट वाल जिसके अंदर ये गुब्बारे यानी लंग्स पड़े हुए हैं, या तो इस वाल के अंदर, चेस्ट वाल के अंदर प्रॉब्लम हो। मिसाल के तौर पर ये लंग्स हैं दो, तो ये इनके इर्द गिर्द ये जो आपकी छाती की दीवारें हैं जो कि रिब्स से बनी हुई है, पसलियों से, अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा मोटा हो जाए, वो 20 हो जाए, तो तब भी इनकी जो लंग्स हैं वो सही तरीके से एक्सपेंड नहीं हो सकती, यानी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो जाती हैं। लेकिन ये कौन सी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, क्योंकि लंग्स में तो मसला नहीं है, मसला लंग से बाहर यानी चेस्ट की दीवार के अंदर है। इसी तरह काइफोस्कोलियोसिस जो है, ये एक बीमारी है जिसमें चेस्ट जो है और रीढ़ की हड्डी हड्डी जो है ये टेढ़ी हो जाती है। कल मैंने आप लोगों को समझाया था, ये लेट सपोज अगर ये एक नॉर्मल बंदे की इस तरह वो है, ये लेट सपोज रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, पीछे, तो जिन लोगों को काइफोस्कोलियोसिस होती है उनकी रीढ़ की हड्डी क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये काइफोस्कोलियोसिस है। तो काइफोस्कोलियोसिस में भी आपकी चेस्ट की जो दीवार है, पिछली दीवार आपके उसने बनाई है ना, वर्टिब्रल कॉलम ने बनाई है। तो अगर वर्टिब्रल कॉलम टेढ़ा हो जाए तो चेस्ट की दीवार डिस्टर्ब हो जाएगी ना। तो यस सर। काइफोस्कोलियोसिस में भी चेस्ट की दीवार और ओबेसिटी में भी चेस्ट की वॉल खराब हो जाती है, कंस्ट्रिक्टेड हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, इसलिए लंग सही तरीके से एक्सपैंड नहीं हो सकते, यानी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो जाती है। तो ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी की दूसरी मिसाल मैंने आप लोगों को समझाया था कि मसल्स को एक्सपैंड करने के लिए मसल्स, सॉरी, लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए मसल्स भी चाहिए, जैसे डायफ्राम, डायफ्राम एक मसल है, और इस मसल को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए नर्व भी चाहिए, जैसे फ्रेनेक नर्व, ठीक है। तो अगर किसी बंदे को न्यूरॉन की बीमारी हो, नर्व्स की बीमारी हो, या किसी बंदे को किसकी बीमारी हो, मसल्स की बीमारी हो, डायफ्राम एक मसल है ना, तो न्यूरोमस्कुलर डिजीजेज यानी अगर किसी बंदे को नर्व की बीमारी हो या मसल की बीमारी हो, जैसे मायास्थीनिया ग्रेविस एक बीमारी है जिसमें आपके स्केलेटल मसल सही तरीके से काम नहीं करते, गियान बेरे सिंड्रोम यानी GBS, ये भी एक न्यूरोमस्कुलर बीमारी है, ठीक है, जिसमें मसल सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि मसल को सप्लाई करने वाले न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं। पोलियोमाइलाइटिस, ये भी आपकी एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, यानी पोलियो वाले लोग जो हैं वो माजूर क्यों हो जाते हैं, वो चल नहीं सकते, क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि मसल काम नहीं करते। मसल्स क्यों काम नहीं करते, क्योंकि मसल को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने वाले जो न्यूरॉन होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो ये भी एक न्यूरो, तो पोलियो माइलाइटिस में सिर्फ प्रॉब्लम पोलियो वालों में ये नहीं होती कि वो चल नहीं सकते, ये तो होती है प्रॉब्लम, इसके अलावा इनको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो सकती है। क्यों, क्योंकि पोलियो वाले बंदे में क्या हुआ है, नर्व डैमेज हुए हैं ना। तो अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो डायफ्राम काम कर सकेगा, नहीं नो कर सर। सकेगा, तो इन लोगों को रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, तो पोलियो में भी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो सकती है। इसी तरह ALS एक बीमारी है, डायफ्राम की डिजीजेज है, डायफ्रामेटिक डिजीजेज, जिनमें लंग्स को जगह नहीं मिलती एक्सपेंड होने के लिए, यानी लंग्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। लेकिन मसला लंग्स में नहीं होता, लंग्स तो ठीक होते हैं, मसला लंग्स के बाहर है, यानी एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो ये जो लंग्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन हुई है इसकी दो वजूहत, या तो मसला लंग्स में है, पल्मोनरी रिस्ट्रिक्ट हो, या मसला लंग्स के अलावा जो बाहर चेस्ट की दीवार है या न्यूरोमस्कुलर मसल और न्यूरॉन, इनमें। यहाँ तक समझ आई। यस सर। अब हम जो मसला लंग्स में है, यदि पल्मोनरी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, जिनको हम अब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी कहेंगे, तो लंग्स के अंदर कौन सी जगह पे प्रॉब्लम है, लंग्स के अंदर जो इंटरस्टिशियम वाली जगह है उसमें प्रॉब्लम है, इस पे बात करेंगे। अब जो इंटरस्टिशियम की जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, इसको हमने मजीद क्लासिफाई किया हुआ है।
अच्छा, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बंदा आया, उसके लंग्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो गए। लेट्स सपोज एक बंदे के लंग्स हैं रिस्ट्रिक्टेड हो गए, दूसरे बंदे के लंग्स हैं रिस्ट्रिक्टेड हो गए। अब मुझे इस बंदे की लंग्स की रिस्ट्रिक्शन की वजह मिल गई, काज मिल गई, तो मैं क्या कहूंगा कि ये नॉन इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है। क्योंकि इसकी काज नॉन मैंने मालूम कर दी है, तो ये है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ऑफ नोन काज। और अगर मैंने काफी सारे टेस्ट इधर उधर करवाने के बाद भी मुझे उसकी काज मालूम नहीं हुई, तो मैं कहूंगा कि इस बंदे को जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, ये है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज अननोन काज, यानी इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल नमूनिया या इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इडियोपैथिक जिसकी काज मालूम ना हो। समझ आई? यस सर। अच्छा, अब हम जरा मजीद इस पे आगे चलते हैं और हम जो नॉन काजेज हैं, यानी कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती है, यानी ये आपके लंग्स के अंदर ये जो एल्विलाई हैं और ये जो एल्विलाई हैं और इनके दरमियान में ये जो जगह है, ये जगह और ये लंग और पल्मोनरी कैपिलरी के दरमियान में जो जगह है, ये जो इंटरस्टिशियम है, इसके अंदर ये जो फाइब्रोसिस होती हैं, इस इंटरस्टिशियम के अंदर जो फाइब्रोसिस, इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं जो हमें मालूम है। मिसाल के तौर पर कुछ चीजें हैं, अगर उन चीजों को आप एक्सपोज हो जाओ, वो कौन सी चीजें हैं? एस्बेस्टास हो गया, सिलिका हो गया। एस्बेस्टास अगर आपके लंग्स के अंदर चली जाए तो इससे एक बीमारी होती है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होती है, जिसको हम कहते हैं एस्बेस्टोसिस। और सिलिका अगर आपके लंग्स के अंदर चली जाए तो इससे लंग्स की जो रिस्ट्रिक्टिव बीमारी होती है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, उसको हम कहते हैं सिलिकोसिस। एस्बेस्टोसिस किन लोगों को होती है? मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था, जो मजदूर होते हैं पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ने वाले। क्यों? पुरानी बिल्डिंगों की छत के अंदर एस्बेस्टोस लगाई जाती थी, क्योंकि एस्बेस्टोस बहुत अच्छा इंसुलेटर है, ये हीट को भी कमरे के अंदर नहीं आने देगा गर्मी में, और सर्दियों में सर्दी को कमरे के अंदर नहीं आने देगा, तो आपके कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल रहता था। सर्दियों में ज्यादा सर्द नहीं होती थी, गर्मी में ज्यादा गर्म नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि छत के अंदर दीवारों के अंदर क्या लगा हुआ होता था? एस्बेस्टॉस लगा होता था। और एस्बेस्टॉस क्या है? दो इंसुलेटर है। तीन इंसुलेटर का क्या मतलब? यानी ये हीट और कोल्ड वगैरह को अंदर नहीं आने देता, तो आपका कमरा में ज्यादा ठंडा होता है ना गर्म होता है। तो ये चूंकि पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था, तो पुराने जमाने में जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं अभी तक, उनको तोड़ने वाले जो मजदूर होते हैं वो छत तोड़ते हैं ना, तो छत के अंदर एस्बेस्टॉस लगी होगी, वो इनके फेफड़ों के अंदर जाएगी, और जब फेफड़ों के अंदर जाएगी तो इन लोगों को एस्बेस्टोसिस हो जाएगी। एस्बेस्टोसिस में क्या होता है? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो जाती है। क्योंकि इसकी काज आपको मालूम है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज नहीं होता। इसी तरह सिलिकोसिस। अच्छा, एस्बेस्टोसिस और कौन से लोगों में होती है? जो लोग शिप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, शिप जो बहरी जहाज होते हैं, इनको बनाने वाले, क्योंकि जो बहरी जहाज होते हैं उनके अंदर आजकल भी ये एस्बेस्टॉस यूज होता है एज एन इंसुलेटर। तो जो लोग शिप मैन्युफैक्चरिंग वाले कारखानों में काम करते हैं, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब आपको क्वेश्चन देगा ना केस की शक्ल में, तो वो आपको बताएगा कि एक पेशेंट गिविंग ए हिस्ट्री ऑफ वर्किंग इन द शिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आपको फौरन समझ आ जाएगी कि किसकी बात हो रही है, एस्बेस्टोसिस की बात हो एस्बेस्टोस रही है। या आपको वो कह देगा कि ए लेबरर वर्किंग इन ब्रेकिंग डाउन द ओल्ड बिल्डिंग्स, आपको फौरन समझ आ जाएगी कि किसकी बात हो रही है, एस्बेस्टोस एस्बेस्टोसिस की बात हो रही है। तो हमें जो काजेज मालूम है उसमें एक ऑक्यूपेशनल है, यानी जो पेशे से रिलेटेड है, मिसाल के तौर पर जो एस्बेस्टोसिस है, और सिलिकोसिस जो है, जो माइन वगैरह बनाते हैं, सुरंगें बनाते हैं, माइन के अंदर धमाके वगैरह करते हैं, तो मिट्टी की जो धूल उड़ती है ना, इसके अंदर होता है सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये भी जब लंग्स के अंदर जाता है, यानी जिनको हम कहते हैं सैंड ब्लास्टर, सैंड मिट्टी को कहते हैं ना, मिट्टी के अंदर जो धमाके करते हैं पहाड़ों के अंदर और माइनों के अंदर, तो उन लोगों को सिलिकोसिस हो जाती है, सिलिका अंदर जाता है, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है। तो ये नॉन काज वाली हो गई ना आपको। यस सर। अब एक तो ये ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो गई, पेशे से रिलेटेड के जो लोग इन जगहों पे काम करें। दूसरा ट्रीटमेंट रिलेटेड है, यानी कुछ दवाइयां हैं, अगर आप वो दवाइयां इस्तेमाल करो तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर रेडिएशन, अगर किसी बंदे को कैंसर था और उसको शुआएं दी गई थी, तो शुआएं भी क्या करवा सकती हैं? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज करवा सकती है। मीथोट्रेक्सेट, ये एक
ड्रग का नाम है एमियोडारोन, ये एक ड्रग का नाम है। नाइट्रोफ्यूरंटाइन, ये एक ड्रग का नाम है, एंटीबायोटिक है। इसके अलावा कीमोथेराप्यूटिक, जो कीमोथेरापी में कैंसर के मरीजों को दवाइयां दी जाती हैं, ये सारी ड्रग्स हैं जो क्या करवा सकती हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज करवा सकती है। क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ सिस्टेमिक बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पर रोमाटाइड आर्थराइटिस हो गया, ये एक बीमारी है। रोमाटाइड आर्थराइटिस वाले मरीज में लंग्स के अंदर भी इंटरस्टिशियल है, उसके अंदर फाइब्रोसिस हो सकती है, यानी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती है। इसी तरह एक और बीमारी है स्क्लेरोडर्मा, तो जिन लोगों को स्क्लेरोडर्मा हो उन लोगों के लंग्स में भी जो इंटरस्टिशियल है उसमें फाइब्रोसिस हो सकती है, यानी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती है। इसी तरह पोलीमायोसाइटिस भी एक बीमारी है, डर्माटोमायोसाइटिस भी एक। तो ये कुछ बीमारियां हैं कि अगर किसी बंदे को ये बीमारियां हों तो और मसलों के साथ साथ इन लोगों को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी होती है। हमें ये पता चला कि कुछ बीमारियां हैं, सिस्टेमिक बीमारियां, उनकी वजह से भी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती हैं। हमें ये पता चला कि कुछ जो ड्रग्स हैं उनकी वजह से भी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है। हमें ये पता चला कि कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस हैं, इनकी वजह से भी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है। तो ये थी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ऑफ नोन का। समझ आई। Yes, sir. उसके बाद इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ऑफ अननोन का, हमारे पास ये पेशेंट आया, न उसको एस्बेस्टोसिस है, न सिलिकोसिस है, आपने हिस्ट्री ली, न उसने ये कोई दवाइयां इस्तेमाल की हैं, न उसको कोई कनेक्टिव टिश्यू बीमारी है, कोई भी काज आपको मालूम नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का अननोन काज है। इसको हम इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनिया या आईपीएफ यानी इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी कहते हैं। अब ये जो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, ये क्यों होती है? सबको समझ आ रही है अभी तक जितना हमने पढ़ा? Yes, sir. यस सर। आप आपको ये दूसरा लिंक भेजें क्योंकि 1 मिनट रह रहा है, क्या आपको मैंने अलो किया? अच्छा, तो जो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, ये क्यों होती है, वजह क्या है? तो हमारे पास इसकी जो पैथोजेनेसिस है, ये डिजीज कैसे डिवेलप होती है, इसके बारे में एक थ्योरी है। ठीक है, वो थ्योरी क्या है? वो ये है कि एक बंदा जो जेनेटिकली ससेप्टेबल बंदा है, यानी हर बंदे में तो स्मोकिंग की वजह से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज नहीं होती ना, नहीं हर बंदे में ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से होती है, ना हर बंदे में वायरल इंफेक्शन की वजह से होती है। तो जिस बंदे के जीन्स के अंदर प्रॉब्लम है, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड बंदा, ठीक है, वो बंदा जब स्मोकिंग करता है या जब ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है मुख्तलिफ चीजों का, या लंग्स के अंदर बाकी कोई इरिटेंट्स वगैरह जाते हैं, टॉक्सिन जाते हैं, या किसी बंदे को बार बार वायरल इंफेक्शन होता है, जैसे कोविड कोविड एक वायरल इंफेक्शन है, तो ये जो इरिटेंट हैं, ये एल्विलाई की दीवारों के अंदर जो एपिथेलियम है, यानी ये जो एपिथेलियम है ना, ये बेसिकली कहाँ पे मौजूद है? ये वाला एपिथेलियम है एल्विलाई की एल्विलाई। दीवार में। हाँ, एल्विलाई की दीवारों के अंदर ये जो एपिथेलियम है, ये जो एपिथेलियम है, ठीक है, ये जब कोई बंदा जेनेटिकली ससेप्टेबल बंदा स्मोकिंग करता है, स्मोक, या जेनेटिकली ससेप्टेबल बंदे के लंग्स के अंदर एल्विलाई के अंदर बार बार वायरस जाते हैं, यानी वायरल इंफेक्शन होता है, या जेनेटिकली ससेप्टेबल बंदे के अंदर और कोई ऑक्यूपेशनल चीज जाती है अंदर, तो ये जो चीजें अंदर गई है, चाहे स्मोक है, चाहे वायरस है, चाहे जो भी चीज है, ये इन एल्विलाई की दीवारों के अंदर जो एपिथेलियम है, इनको क्या कर रही है? डैमेज। इरिटेट कर रही हैं, डैमेज कर रही है। तो जब बार बार वायरल इंफेक्शन होगा, यानी बार बार वायरस अंदर आएगा, तो बार बार ये जो एल्विलाई की दीवारों का एपिथेलियम है, ये एपिथेलियम बार बार क्या होगा? इरिटेट होगा और डैमेज होगा ना। यस सर। अब देखो, जब ये बार बार डैमेज होगा एपिथेलियम, यानी परसिस्टेंट एपिथेलियल इंजरी होगी, तो एपिथेलियम के इर्द गिर्द इम्यून सिस्टम के सेल मौजूद होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए। ये जो एपिथेलियल बार बार इंजर्ड हो रहा है, ये बार बार इम्यून सिस्टम के इन सेल्स को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा कि मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। तो ये जो इम्यून सिस्टम के सेल्स बार बार एक्टिवेट होंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये तंग आ जाएंगे और ये कुछ ऐसे
साइटोकाइन्स रिलीज करेंगे, कुछ ऐसे सिग्नल रिलीज करेंगे जो कि प्रो फाइब्रोजेनिक, यानी जो फाइब्रोसिस करवाते हैं। मिसाल के तौर पर टिश्यू ग्रोथ फैक्टर अल्फा, टीजीएफ अल्फा। मिसाल के तौर पर प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। मिसाल के तौर पर वस्कुलर इंडिथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये मुख्तलिफ ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि फाइब्रोजेनिक है, यानी जो कि फाइब्रोसिस करवाते हैं। तो ये फैक्टर्स, ये साइटोकाइन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। तो ये जो प्रो फाइब्रिनोजेनिक फैक्टर्स या प्रो फाइब्रोजेनिक साइटोकाइन्स हैं, जब ये रिलीज होंगे तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो साइटोकाइन्स हैं जो प्रो फाइब्रोजेनिक हैं, ये एबनॉर्मल सिग्नलिंग देते हैं। और वहां पे मौजूद जो फाइब्रोब्लास्ट होता है, इसका काम होता है फाइब्रिनोजिन बनाना, कोलाजिन बनाना, यानी फाइब्रोसिस बनाना। वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उनकी एक्टिवेशन के नतीजे में यहाँ पे बहुत सारा कोलाजिन प्रोड्यूस होता है। और जब बहुत सारा कोलाजिन प्रोड्यूस हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है। कोलाजिन एक फाइब्रस टिश्यू है ना, तो बहुत ज्यादा कोलाजिन जब डिपॉजिट हो जाएगा हम कहेंगे ये फाइब्रोसिस हो गई। तो ये होगा क्या, आप लोग देखो यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी। अब ये कौन सा एरिया है, ये कौन से एरिया में फाइब्रोसिस हुई, Interstitium. इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम में फाइब्रोसिस हुई। ठीक है, देखो इंटरस्टिशियम क्या है, चाहे वो ये लेट सपोज आपके लंग्स है ना, और ये एल्विलाई ईयरवे है, और ये एल्विलाई है, ये दूसरा ईयरवे है, और ये एल्विलाई है। तो ये सारे का सारा इंटरेस्टिंग, ये पल्मोनरी कैपिलरी है लेट सपोज। तो ये सारे का सारा जो मैं ग्रीन से इससे ड्रा कर रहा हूँ ना, ये जगह, दरमियान वाली जगह, ये सारे का सारा क्या है, इंटरस्टिशियम है। Interstitium. ठीक हो गया। Yes, sir. तो इंटरस्टिशियम के अंदर फाइब्रोसिस हो गई है। यस सर। इसको हम कहते हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, यानी हमें नहीं पता कि कैसे हुआ। हमने एक थ्योरी बनाई कि भाई ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे, ये अंदर गए और फिर उसके बाद ये सारा काम हुआ, तो फाइब्रोसिस हो गई। वजह क्या थी, एग्जैक्ट वजह हमें मालूम नहीं है, इसलिए आईपीएफ यानी इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियम के अंदर फाइब्रोटिक टिश्यू डिपॉजिट हो गया है, फाइब्रोसिस। अब देखो, अब ये बंदा आपके पास कौन से कंप्लेन के साथ आएगा। देखो, जब इंटरस्टिशियम के अंदर आपके फाइब्रोसिस होगी तो ये आपके लंग्स को, आपके एल्विलाई को इरिटेट करेगा। Yes, sir. तो जब इरिटेट करेगा तो आपको खांसी आएगी। लेकिन क्या यहाँ पे एल्विलाई के अंदर म्यूकस बना है या कोई No, पस sir. बनी है, कोई पस, कोई म्यूकस नहीं है, इसलिए जो खांसी आएगी उसके अंदर बलगम नहीं होगा, बल्कि ये खुश्क खांसी होगी, ड्राई कफ, क्योंकि कोई म्यूकस और कोई पस वगैरह तो नहीं बना ना। ठीक है। दूसरा, ये बंदा जब एक्सर्शन करेगा, यानी ये बंदा जब भागेगा या कोई काम करेगा, तो इस बंदे को सांस लेने में मुश्किल होगा। वजह क्या है, देखो जब आप काम करते हो तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, तो ज्यादा ऑक्सीजन आप बाहर से लेके आते हो। लेकिन ऑक्सीजन में जिस रास्ते से गुजरना है, क्या उस रास्ते के अंदर, क्या वो रास्ता क्लियर है, नहीं है क्लियर, उसके अंदर तो फाइब्रोटिक टिश्यू डिपॉजिट हो गए। तो क्या ऑक्सीजन इजीली जा सकती है कैपिलरीज में, नहीं No, जा sir. सकती। तो इस बंदे को ऑक्सीजनेशन में मतलब, क्योंकि जब हम भागते हैं तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जब हम एक्सर्शन करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन को कैपिलरी के अंदर नहीं लाया जा सकता इंटरस्टिशियम के अंदर फाइब्रोसिस की वजह से, इसलिए इन लोगों को डेस्निया एक्सर्शन होती है। और पेन के अंदर एक डल किस्म की पेन भी होगी चेस्ट के अंदर। एग्जामिन करोगे आप तो क्लबिंग आपको नजर आएगी, जो फिंगर्स हैं उनमें क्लबिंग होगी। ठीक है। इसके अलावा आप जब स्टेथोस्कोप रख के अस्कल्टेट करोगे तो अस्कल्टेशन पे आपको बाइलेटरल फाइन क्रेपिटेशन सुनाई देगी। बाइलेटरल दोनों साइडों पे, क्योंकि फाइब्रोसिस एक साइड पे नहीं होती, दोनों साइडों पे होती है। तो बाइलेटरल और फाइन क्रेपिटेशन आपको नजर, क्रेपिटेशन दो तरह की होती है, एक फाइन और एक कोर्स। ठीक है, इस पे हमने आगे नहीं जाना, ये आपके लेवल की बातें नहीं है, लेकिन दो तरह की क्रेपिटेशन होती है, फाइन और कोर। यहाँ पे आपको कौन सी क्रेपिटेशन सुनाई देगी, फाइन। इसको आप इस तरह याद कर सकते हो कि इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के आखिर में एफ आता है ना,
तो इस एफ से याद रखो फाइन, ये फाइन क्रेपिटेशन। क्लियर हो गया? अब देखो, हम इस पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले जाहिर पेशेंट आया है कि डॉक्टर साहब लंबे अरसे से मुझे खांसी है लेकिन बलगम नहीं आता, थोड़ा सा भागता हूँ या सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ या कोई काम करता हूँ तो डेस्निया होता है, यानी शार्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, यानी सांस लेने में मसला होता है। आप मेरी उंगलियां देखो, इनमें ये क्या हो गया, आप देखो कि क्लबिंग हो गया, आप स्कोप लगा के देखते हो तो आपको दोनों साइडों पे फाइन क्रेपिटेशन सुनाई देती है। अब जाहिर है आप सबसे पहले क्या करवाओगे? चेस्ट एक्सरे। इस बंदे का एक्सरे करवाओगे ना, क्योंकि एक्सरे इजीली अवेलेबल होता है, 2 मिनट में एक्सरे करवा के आ जाएगा। सब यस। फौरन पहले साथ ही सीटी स्कैन तो नहीं करवाओगे ना। तो सबसे पहले आप चेस्ट एक्सरे करवाते हो इन्वेस्टिगेशन में, आई एक्स में इन्वेस्टिगेशन। जब आप चेस्ट एक्सरे करवाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस बंदे के जो लंग्स है दोनों साइडों पे, यानी बाइलेटरल लंग्स की जो बेसेस है, यानी नीचे वाला हिस्सा है, उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन है। और ये रेटिकुलर इन्फिल्ट्रेशन है, यानी बाइलेटरल बेसल रेटिकुलर इन्फिल्ट्रेशन। अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मैंने आप लोगों को डॉक्टर बनाना है। देखो, ये नॉर्मल लंग्स है, और ये उस बंदे के लंग्स है जिसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहो आप, या इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहो। ये उस बंदे के लंग्स है, यानी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज वाले बंदे के लंग्स है, या इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस वाले बंदे के लंग्स। इस साइड पे नॉर्मल, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे कितना प्यारा है, आप लोगों को समझ आ रही है इसकी? पहले भी मैंने समझाया। यस सर। अब देखो, आप जिस बंदे को इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, इसकी ये जगह देखो, ये जगह लंग्स का ये जो एरिया है, इसके अंदर अजीब और गरीब तरह की धुएंदार किस्म की शेडोज आपको नजर आ रही है या नहीं आ रही? सर आ रही है बात। ये जो शेडोज हैं, ये जो शेडोज हैं, ये चूंकि नीचे हैं तो देखो ऊपर वाले हिस्से में इतने नहीं है, ज्यादा नीचे वाले हिस्से में, तो इसलिए हम कहते हैं कि बेजल, बेजल मीन नीचे वाले हिस्से में। और बाइलेटरल दोनों साइडों पे रेटिकुलर इन्फिल्ट्रेट्स। क्लियर हो गया? यस यस सर। अब आप इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइज क्या है, HRCT, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट, उस पे हानि काम दिखते हैं। अब ये देखो, ये एक नॉर्मल बंदे का HRCT है, और ये उस बंदे का HRCT है जिसको इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हुई है। अब देखो, ये नॉर्मल है, और ये देखो, ऐसा लगता है जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता, लगता है या नहीं लगता? लगता है यस सर। यस सर। यार ये क्या हो गया, ये HRCT लंग्स है, ये नॉर्मल हाई रेजोल्यूशन सीटी ऑफ द लंग्स है, ये हाई रेजोल्यूशन सीटी ऑफ द लंग्स ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इसमें लंग्स आपको ऐसे लग रही हैं जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता, इसको कहते हैं हनी कॉम्ब अपीयरेंस। कौन सी अपीयरेंस? हनीकॉम्ब। ठीक। क्लियर हो गया? यस सर। अब आप बाकी टेस्ट करवाओगे, PFT यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम स्पायरोमेट्री करते हैं, वो करवाएंगे तो कौन सा पैटर्न हमें मिलेगा? रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न। रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न किसे कहते हैं? कि FE1/FVC जो रेशियो है, ये रेशियो या नॉर्मल होगी या इंक्रीज हो जाएगी, एज कंपेयर टू ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। उसमें कम होती ऑब्स्ट्रक्टिव थी। पैटर्न था, FEV1/FVC कम होती थी, 0.7 से कम होती थी, 7%, 70% से कम होती थी। इनमें ये या नॉर्मल होगी या इंक्रीज होगी। टोटल लंग कैपेसिटी इन लोगों की क्या होगी? कम। कम होगी, क्योंकि लंग्स किस तरह हो गए हैं, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में यहाँ पे समझाया था। लंग्स इंटरस्टिशियल ऐसे हो गए जैसे फाइब्रोसिस हो गई स्पंज, है। फाइब्रोसिस हो गई है। तो ये लंग्स जो हैं, इस लंग्स के अंदर आप ईयर लेके जो आ रहे हो, ये ईयर इसको सही तरीके से एक्सपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इर्द गिर्द के इंटरस्टिशियल में फाइब्रोटिक टिश्यू जमा हो गए हैं। तो जब ज्यादा मिकदार में ईयर को आप अंदर नहीं लेके आ सकते, यानी आपके लंग की जो कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी, ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। जो DLC है, डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, वो क्या होगी? ये देखो, और भी कम। ये एक ये देखो, ये एक नॉर्मल बंदे के लंग्स हैं, ये एल्विलाई, ये दूसरा एल्विलाई, और ये पल्मोनरी कैपिलरी।
और ये उस बंदे के लंग्स है जिसको क्या हुआ है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हुई है, के दरमियान में फाइब्रोसिस हुआ है। और ये कैसे लगी? अब मुझे बताओ, अगर मैं इनको कार्बन मोनोऑक्साइड दूं, क्या दूं? कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और इसको कहूं कि भाई तुम ये इनहेल करो, और फिर मैं देखूं कि इसके कैपिलरी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है या नहीं है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली डिफ्यूज हो रही है या नहीं हो रही। तो जिन लोगों के लंग्स नॉर्मल होते हैं उन लोगों में कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली डिफ्यूज हो जाएगा, और डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द लंग्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या होगी? हाँ नॉर्मल जी, हाँ होगी। जी। नॉर्मल होगी ना, मतलब यस आपने बाहर से कार्बन मोनोऑक्साइड दिया वो अंदर आ गया, ठीक है, नॉर्मली आ गया। लेकिन जिन लोगों को रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होगी, अब आप इस बंदे को कार्बन मोनोऑक्साइड देते हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब यहाँ आएगा तो ये जो दरमियान में कैपिलरीज और इनके दरमियान में जो रास्ता है इसमें क्या हो गई है? फाइब्रोसिस। फाइब्रोटिक टिश्यू जमा है। तो क्या ये कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली इसको क्रॉस करके यहाँ आ सकेगा कैपिलरीज में? नो सर। इजीली नहीं आ सकेगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की जो डिफ्यूजन है वो क्या हो जाएगी? कम हो डिक्रीज हो जाएगी। जाएगी। तो डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द लंग्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ आइए या नहीं आई? आइए। अब ट्रीटमेंट क्या है? देखो, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फाइब्रोसिस की कोई ट्रीटमेंट नहीं, कहीं पर भी हो, चाहे लीवर में फाइब्रोसिस हो, चाहे लंग्स में फाइब्रोसिस हो, फाइब्रोसिस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो क्योर। हाँ, आप इस फाइब्रोसिस की स्पीड को कम कर सकते हो, यानी अगर फाइब्रोसिस बहुत ज्यादा तेज स्पीड में हो रही है, लंग्स इसके बहुत जल्दी फारे हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो अगर आप ये कार्टिकोस्टेरॉइड दे दो या परफेनिडोन दे दो, तो ये इस प्रोग्रेशन को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। लंग अभी भी इसके अंदर फाइब्रोसिस होगी, ये नहीं कि फाइब्रोसिस नहीं होगी, फाइब्रोसिस की स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो। स्लो हो जाएगी। पहले अगर इसके लंग्स 5 साल में पूरे उड़ गए, उड़ने थे, अब ये स्टीरॉइड और परफेनिडोन वगैरह देने के बाद 15 साल में उड़ेंगे, यानी आपने स्पीड इसकी क्या कर दी? स्लो कर दी। तो ये आपके पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज और इससे रिलेटेड जो पल्मोनरी इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस थी, इसकी हेडलाइन आपने याद क्या रखना है, बहुत जरूरी चीज की इन्वेस्टिगेशन। अब चाहे आपको पता हो कि HRCT है, और आपको ये पता हो कि रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न होता है, यानी FEV1 बटा FVC, ये या नॉर्मल होती है या इंक्रीज होती है, यानी ये 0.7 होती है या 0.7 से ज्यादा होती है। ठीक है, आपको ये पता हो कि भाई इन लोगों में क्या होता है, इन लोगों में वो होती है, ये क्लबिंग होती है। ठीक है, और आप लोगों को हनी कम अपीयरेंस का केस वो आपको कैसे देगा? ए यंग फीमेल कम्स टू यू इन द क्लिनिक विद ए कंप्लेन ऑफ क्रॉनिक ड्राई कफ, लंबे, क्योंकि फाइब्रोसिस एक दिन में तो नहीं होती ना, ये जो लंग इस कंडीशन से इस कंडीशन में गए हैं, नॉर्मल कंडीशन से इस कंडीशन, ये एक दिन या 2 दिन या 1 महीने में तो नहीं होता ना, तो बहुत टाइम लगता है, कंटिन्यूस ये साइकिल चलता है ये वाला। ठीक है, यस सर। तो इस पर टाइम लगता है, तो इसलिए बहुत लंबे अरसे से इस बंदे को ये मसला होगा, ड्राई कफ होगी, डेस्क में अक्सर चढ़ता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, भागता हूँ, काम करता हूँ, मुझे डेस्निया होता है, कहते हैं डेस्निया एक्सर्शन। कल चेस्ट पेन होती है, आपने इंग्लिया देखी, क्लबिंग है, आपने स्टेथोस्कोप पे सुना तो दोनों साइडों पे लंग में आपको फाइन क्रेपिटेशन सुनाई दी, चेस्ट एक्सरे करवाया तो बाइलेटरल रेटिकुलर इन्फिल्ट्रेट्स आपको नजर आई, आपने HRCT करवाया तो हनी कम इंफेरेंस आपको नजर आई, फिर आपने PFT करवाई तो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न आपको लगा। उसमें क्या मतलब एक FEV1 बटा FVC या नॉर्मल हो गया, इंक्रीज होगा, आपने तो ये कह दिया कि ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अल्लाह हाफिज़।